अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अब्दुल फ़क़ार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। आमतौर पर बाग हरे भरे और सरसब्ज़ व शादाब होते हैं, लेकिन एक बाग ऐसा भी है जो काला है। मेरी मुराद है ज़िला मियांवाली और तहसील ईसा खेल के मशहूर शहर काला बाग से, जो दरिया सिंध के ऐन किनारे पर, मगरबी किनारे पर वाक़ है। वैसे तो असूली तौर पर इसे खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में होना चाहिए था, क्योंकि दरिया सिंध को आम तौर पर केपी और पंजाब की सरहद तस्लीम किया जाता है, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर यह शहर पंजाब का हिस्सा है। और उसकी वजह यह है कि तहसील ईसा खेल को जब बन्नू से लेकर ज़िला मियांवाली में शामिल किया गया तो दरिया का ये मगरबी किनारा भी इसका पंजाब का हिस्सा बन गया। काला बाग के बारे में एक रिवायत ये बयान की जाती है कि काला बाग के बानी नवाब ऑफ काला बाग ने बहुत वसी रकबे पर आमों के बागात लगवाए थे, जिनके पत्ते दूर से काले यानी सियाह महसूस होते थे। लिहाजा लोगों ने इसका नाम काला बाग रख दिया। लेकिन मज़े की बात यह है कि पूरे काला बाग शहर में आम का एक दरख्त नहीं है। असल बात यह है कि नवाब ऑफ काला बाग ने आम के पौधे नहीं लगवाए थे, बल्कि बोहड़ और पीपल के जो है वो दरख्त लगवाए थे, जिनकी वजह से, जिनके पत्तों की वजह से इसका रंग दूर से काला जो है वो नज़र आता था। बोड़ का यानी बड़ का जो दरख्त है, बहुत बड़े बड़े दरख्त मौजूद हैं। बोड़ बंगला यहाँ है, वहाँ बोहड़ के बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, जिनकी वजह से इसे बोहड़ बंगला कहा जाता है। तो नवाब ऑफ काला बाग ने बड़ के दरख्त लगवाए थे बहुत वसी रकबे पर, जिनके पत्ते दूर से काले नज़र आते थे और आते हैं अब भी, जिसकी वजह से इसका नाम काला बाग पड़ा। अच्छा, एक और रिवायत ये है कि तुर्की ज़बान में काला से मुराद है माल, और बाग मंडी को कहते हैं। तो अगर जो है वो काला बाग की तिजारती और घरेलू सनत के हवाले से देखा जाए तो ये बहुत हद तक दुरुस्त साबित होता है। काला बाग धनी के इलाके में वाक़ होने की वजह से कदीम ज़माने में धन कोट के नाम से भी मौसूम रहा है, जो कहते हैं कि दरियाई तुग़यानी की नज़र हो गया और मौजूदा काला बाग ने उसकी जगह ले ली। यानी इसका मतलब ये हुआ कि काला बाग पहले कहीं और आबाद था, लेकिन अब यहाँ है। काला बाग शहर के ऐन ऊपर दंगोट नाम की पहाड़ी चोटी धन कोट की याद दिलाती है, जो कभी कुकड़ावाला कहलाता था, लेकिन अब कुकड़ावाला का गाँव ये काला बाग से कुछ फासले पर वाक़ है। काला बाग को कई नामों जैसे बागा, मलिक बागी का शहर, पश्तो ज़बान के कलाबोख के नामों से भी पुकारा जाता है। काला बाग पर पश्तून, खटक, सागरी और मंगली भी यकसा तौर पर अपना दावा जताते हैं। मशहूर पश्तो शायर और खटक सरदार खुशहाल खान खटक का पोता अफजल खान खटक अपनी तारीख़ मौरूसा में बताता है कि काबुल का गवर्नर शहज़ादा बहादुर शाह जब अपने वालिद मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर के बाद मोहम्मद शाह के लक़ब से हिंदुस्तान का बादशाह बना, तो उसने कोहाट और बन्नू की मुहिम्मात के दौरान इसी अफजल खान को बाग़े आवाना यानी काला बाग की मिल्कियत की एक सनद उसे भी दी थी। काला बाग हिंदुस्तान के किसानों के दोस्त और सूदखोर हिंदू साहूकारों के मुखालिफ पंजाब के वज़ीर सर छोटू राम का वतन भी था। सर छोटू राम ने किसानों के हकूक़ के लिए टीनेंसी एक्ट का कानून पंजाब में लागू करवाया था। काला बाग एक बड़ी आबादी वाला भरपूर तजारती अहम शहर है। अपने पहाड़ी महल वक़ू और अजीम दरिया सिंध के दाएं किनारे पर वाक़ ये शहर एक दिलकश तफरीह गाह का मंजर पेश करता है। यही दरिया सिंध पहाड़ों की क़ैद से आज़ाद होकर मैदानी इलाक़ों में दर्जनों बैराजों और नहरों को भरता हुआ सिंध में समंदर का रिज़्क़ बन जाता है। काला बाग के उतले पतन पर कश्तियों का आना जाना अब भी जारी है। ये जगह कदीम ज़माने से काला बाग के लिए ज़रिया आमोदरफ्त चली आ रही है। इसके अलावा काला बाग बरासत शकरदरा और मखड रावलपिंडी का एक पुराना तारीख़ी तिजारती कारवानी रूट भी रहा है। काला बाग दरहकीकत कोहस्तान नमक का हिस्सा है और इसके मगरब की तरफ मकड़बाल की कोयले की मशहूर कानें मौजूद हैं। हिंदुस्तान के महाबली मुग़ल शहनशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के मुताबिक उसने अपने बेटे शहनशाह जहांगीर को बताया था कि घास से खाली पहाड़ों में
आमतौर पर सोना पाया जाता है। ये बात यूँ भी सच है कि सोना भी तो मादनियात ही है। कालाबाग के पड़ोस में माड़ी इंडस शहर के नीचे माड़ी टीकरी के साय में कभी दरियाए सिंध की रेत छान कर दरिया किनारे कतार दर कतार बैठे निहारे सोने के ज़रात निकाला करते थे। अंग्रेज़ दौर के मुसन्निफ मियांवाली ज़िला के हाकिम मिस्टर B.N. कोल मियांवाली के रसूमात और रिवाजात की अपनी अंग्रेज़ी किताब में लिखते हैं कि कालाबाग का चीफ कबीले की सारी ज़मीन का वाहिद मालिक होता है, जबकि सिख मुसन्निफ मफ्तून सिंह बेदी अपनी खुद नविश्त में नवाब ऑफ कालाबाग के रोब और दबदबे की कहानी में लिखते हैं कि नवाब ऑफ कालाबाग ने एक मरतबा मियांवाली के असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट मिस्टर मैक को उनके मुलाजिमों को गाली देने की पादाश में अपने नौकरों के ज़रिए खूब पिटवाया था। कालाबाग जो है वो अब तो खैर बहुत बदल गया, लेकिन एक ज़माने में नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान अब भी उनका ख़ानदान यहाँ बहुत ज़्यादा सियासी असर व रसूख रखता है। लेकिन नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान उनकी बात ही कुछ और थी। उनका रोब दबदबा आज तक एक मिसाल की तरह याद किया जाता है। कहते हैं कि जब उन्हें मगरबी पाकिस्तान का गवर्नर बनाया गया तो उस वक्त उनका जाहो जलाल ऐसा था कि मलिका बरतानिया जब पाकिस्तान के दौरे पर आई फरवरी 1961 में, 1 फरवरी से 16 फरवरी 1961 तक उन्होंने यहाँ का दौरा किया, तो इब्तदा में उन्होंने मलिका बरतानिया से सरकारी मुलाकात के मौके पर हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं पराई औरतों से हाथ नहीं मिलाता। हालांकि मलिका बरतानिया बाकायदा जो है वो ग्लव्स पहनकर सरकारी तकरीबात में मुसाफा करती थीं, और ये भी कहा जाता है कि सदर अयूब ख़ान ने उन्हें बहुत मुश्किल से इस बात पर रज़ामंद किया कि वो एक ख़ातून का इस्तकबाल करें, क्योंकि वो ख़ातून का ही इस्तकबाल करने को तैयार नहीं थे। कालाबाग की बड़ी अजीबोगरीब रवायतें रही हैं। अब तो खैर बहुत ही लिबरल सा माहौल हो गया है। एक ज़माना ये था कि नवाब ऑफ कालाबाग के रोब और दबदबे का आलम यूँ बयान किया जाता है कि जब मलिक ख़ानदान की ख़वातीन घर से बाहर निकला करती थी तो आगे आगे चोबदार चला करते थे और वो बाआवाज़ बुलंद कहा करते थे कि पर्दा आ रहा है, यानी मलिक साहब के घर की ख़वातीन जो है वो आ रही हैं। और हर शख्स को ये हुक्म था कि वो दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाए। अगर कोई शख्स दीवार की तरफ मुँह करके खड़ा नहीं होता था तो उसे बुरी तरह ज़दोकोब किया जाता था, बाकायदा कोड़े लगाए जाते थे और सख्त से सख्त सज़ा दी जाती थी। तारीख बताती है कि नवाब ऑफ कालाबाग की रियासत सिख दौर से पहले आज की बन्नू, डेरा इस्माइल खान, भक्कर और मियांवाली तक फैली हुई थी, जबकि कालाबाग शहर नवाब के किले के इर्द गिर्द आबाद था। किला नवाब साहब के नाम से पुकारा जाने वाला ये किला आज भी नवाबों की रिहाइशगाह के तौर पर इस्तेमाल होता है। कालाबाग के नवाब आवान बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन ख़ुद को मौला अली के साहबजादे मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद बताते हैं। दूसरी जानिब वादी सून के आवान हैं जो मौला अब्बास की औलाद होने के दावेदार हैं। दोनों की आपस में रिश्तेदारियाँ भी हैं। लोग इस बात पर हैरान ज़रूर हैं कि इनके जद्दे अमजद अलग अलग क्यों हैं, लेकिन ये पूछने की हिम्मत किसी में नहीं कि एक ही बरादरी के दो बाप कैसे हो सकते हैं। कालाबाग के लोगों में एक बात बहुत मशहूर है कि कालाबाग के नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान जो अपनी जाबिराना फितरत की वजह से बहुत मशहूर है, ये मन्नतों और मुरादों से पैदा हुए थे। कहा जाता है कि उनकी वालिदा और दादी कालाबाग के करीब को 4-5-6 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है कुकड़ामाला वांडा, वहाँ चिल्लागाह है नूरी शाह अब्दुल वहाब जिनका मज़ार बिलोर शरीफ में है, उनकी मतलब वहाँ जाया करती थी। आजकल तो लोगों ने उसे दरगाह का दर्जा दे दिया हुआ है। कहते हैं कि ये दोनों ख़वातीन नंगे पाँव वहाँ जाती थी और दरिया से दरिया सिंध चूँकि साथ ही बहता है तो दरिया सिंध से पानी भरकर उस चिल्लागाह की खिदमत किया करती थी और औलाद के लिए दुआ किया करती थी। कहते हैं कि इन दोनों ख़वातीन ने उस चिल्लागाह की बहुत खिदमत की है और नवाब अमीर मोहम्मद ख़ान नूरी शाह अब्दुल वहाब की चिल्लागाह पर की जाने वाली
दुआओं के नतीजे में पैदा हुए थे। गरूर, तकब्बुर, नख़वत और किब्र के बारे में सिर्फ सुना ही था, लेकिन इसका अमली मुज़ाहरा नवाब ऑफ कालाबाग के बोर्ड बंगले और उस किले में देखने में को मिला, जिसमें इस वक्त नवाबीन की रिहाइश है। हमारे साथ एक कालाबाग के नहायत ही मुअज़्ज़ज़ और बारिश आदमी सिफारिश लेकर गए कि हमें बोर्ड बंगला और किले की वीडियो बनाने की इजाज़त दी जाए। दोनों की वीडियो बनाने की इजाज़त तो खैर नहीं मिली, लेकिन जो चीज़ देखकर दुख हुआ या अफसोस हुआ कि जो वहाँ के चौकीदार थे या सिक्योरिटी गार्ड्स थे, उन्होंने उठकर किसी से हाथ मिलाने की कोशिश तक नहीं की, सलाम का जवाब भी नहीं दिया। तो यूँ लगता है कि जो बाहर सिक्योरिटी गार्ड बैठे हैं, मुमकिन है कि नवाबीन को इसका पता हो या ना पता हो, नवाबजादों को, लेकिन लगता यही है कि जो सिक्योरिटी गार्ड बाहर बैठे हुए हैं किले के बाहर या बोर्ड बंगले के बाहर, वो अब ख़ुद नवाब बन गए हुए हैं। और नवाबों के जो ज़वाल की वजह है वो यही गुरूर है, जिसकी वजह से न सिर्फ वो शहर से अलग थलग हैं, बल्कि जो 2024 में इंतखाबात हुए उनमें कई नवाबजादे खड़े थे, लेकिन सारे ही नवाबजादों को शिकस्त का सामना करना पड़ा। और कालाबाग के लोगों ने, जो उनका होम टाउन है, जो उनका घर है, उन्हें असम्बली के लिए मुंतखब करना गवारा नहीं किया। ये वो मशहूर मारूफ बोहड़ बंगला है नवाब ऑफ कालाबाग मलिक अमीर मोहम्मद ख़ान की मिल्कियत, जहाँ कई ममालिक के सदूर, मलका बरतानिया और ईरान के रज़ा शाह पहलवी भी मेहमान रह चुके हैं। यहाँ जो पाकिस्तान के साबिक़ सदूर और वज़ीर आज़म हैं, वो भी मेहमान बनकर आते रहे हैं और कहते हैं कि जिसने कालाबाग में बोर्ड बंगला नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो हमारे यहाँ बोर्ड बंगला दरिया सिंध के ऐन किनारे, ये एक गेट हम क्रॉस करके आए हैं, दूसरा गेट जो है वो सामने है, दूसरे गेट की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताया गया है कि बोर्ड बंगले के अंदर शायद हम ना जा सकें, यानी इमारत के अंदर, क्योंकि उसकी चाबियाँ यहाँ जो नौजवान हैं उनके पास नहीं है। तो देखते हैं कि हमारी रसाई कहाँ तक हो सकती है और हम क्या क्या चीज़ दिखा सकते हैं। ये वो बोहड़ के दरख्त हैं, बहुत घने दरख्त, जिसकी वजह से इसे बोहड़ बंगला कहा जाता है। मैंने बताया है कि दरिया सिंध के ऐन किनारे दरिया सिंध का खूबसूरत नज़ारा यहाँ से किया जा सकता है। ये बोहड़ के दरख्त हैं, बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं, अच्छे खासे कदीम दरख्त है। और ये एक लगाया हुआ है जी बोर्ड, हाई फ्लड लेवल, कहते हैं जी कि उस लेवल मतलब उस फ्लड 30/7/2010 और 2/8/1976, ये दो मुख्तलिफ साल लिखे हुए हैं कि इन सालों में पानी जो है वो यहाँ तक आ गया था। ये बंगले का अच्छा खासा हिस्सा पानी में डूब गया था। ये जनाब बंगले का मशहूर ज़माना टेरेस, जहाँ से दरिया सिंध का नज़ारा भी होता है, और इस पर बना हुआ पुल कालाबाग ब्रिज, ये भी साफ नज़र आता है। कहते हैं कि जिस ज़माने में ट्रेन चला करती थी इस पुल पर, तो देखने वाला नज़ारा होता था, पूरे कालाबाग के लोग जमा होकर देखा करते थे इसे। ये पानी बिल्कुल इसके कदमों में बह रहा है, यानी इसकी बुनियादें जो हैं वो पानी में रखी हुई हैं। ये 7 सीढ़ियाँ भी उतर रही हैं, सीढ़ियाँ उतर के भी आप दरिया सिंध में जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको तैरना आता हो तो। अच्छी खासी रफ्तार से पानी बह रहा है और
अच्छी खासी मकदार भी है पानी की, रफ्तार भी अच्छी खासी और मकदार भी अच्छी खासी है। और ये बोर बंगले का सामने का हिस्सा, ये अपनी सफ़ेदी की वजह से दूर से पहचाना जाता है। यहाँ की ख़वातीन अपने हुस्न और आराइश को जला बख्शने की गर्ज से 16 सिंगार के लिए मशहूर रही हैं। कदीम हिंदू दौर में जब दिवाली और दशहरा के हिंदू त्यौहार मनाए जाते थे तो यहाँ की हिंदुआनियाँ दरिया किनारे दिया जलाकर मन्नतें मानती और शादी ब्याह में दूल्हे के साथ उसके दोस्त एक से लिबास में मलबूस कतार दर कतार साथ चला करते थे। ये रसूमात और रिवाज कालाबाग के तहजीब व कल्चर की भरपूर नुमाइंदगी करते थे। वो कहते हैं कि 15-20 साल पहले तक कालाबाग शहर में कोई खातून किसी बाज़ार में दिखाई नहीं देती थी, लेकिन अब ख़वातीन ख़रीदारी करती भी नज़र आती हैं, बाज़ारों में भी आती हैं, घर का सौदा सलफ भी लेती हैं और जो है वो बाज़ार भी पहले की निस्बत जदीद हो गए हैं और ख़वातीन की ख़रीदारी भी जो है वो शुरू हो गई है। कालाबाग माजी करीब तक खुद भी कपड़े की एक बड़ी मार्केट की वजह से बहुत मशहूर रहा है, जबकि अंग्रेज़ मुसन्निफ मिस्टर डाउसन बड़ी तफसील से कालाबाग का जिक्र एक सनती और हफरती शहर होने की हैसियत से करता है। कालाबाग शहर अपने अंदर एक भारी कशिश रखता है। नशेब व फराज कालाबाग शहर की पतली गलियाँ और यहाँ के तेज़ तर्रार बच्चे जिन्हें नचलने बैठने की कभी तौफीक नहीं हुई, कालाबाग में इर्ताश का बायस चले आते हैं। ये पुराने से नए कालाबाग की तामीर की तड़प का नतीजा है। कालाबाग की मादनियात नमक, फिटकरी, कई किस्म की रेत और मिट्टी सब कोहे नमक की देन है, जिससे कालाबाग भी पूरी तरह मुस्तफ़ीद होता आया है। कालाबाग के जुफ्त साजों की बनाई हुई चप्पल यानी खेड़ियाँ भी कभी अपनी मिसाल आप हुआ करती थी। अच्छा मुझे साहब, कालाबाग की क्या तारीख है? कालाबाग की तारीख ये है कि यहाँ पर घने जंगलात थे। अच्छा, दिन को भी रात का समा होता था। सही। इसी वजह से लोग पहले काला कहने लगे, फिर बागों को देख कर के साथ ही उसकी निस्बत कर दी कि काला बाग। अच्छा, क्योंकि बाग काफ़ी थे, इस वजह से इसको काला बाग कहते हैं। अच्छा। यह बहुत पुराना शहर है। ये पहले कुहाट में शामिल था, लेकिन 1901 में मियांवाली में हुआ। पहले कुहाट का ये। अच्छा, मैंने जो एक रिवायत पढ़ी थी, मैं रिवायत इसलिए कह रहा हूँ कि रिवायत और तारीख में होता है, वो ये कहते हैं जी कि जो इसका बानी नवाब था कालाबाग का, उसने बहुत सारे दरख्त लगवाए थे बढ़ के। उन्होंने आमों के दरख्त लिखा था, लेकिन आम का दरख्त मुझे नज़र नहीं आया कालाबाग में कोई भी, कि वो उन्होंने दरख्त लगवाए थे जिसकी वजह से जो है वो दूर से ऐसा लगता था जैसे काले रंग के पत्ते हैं। तो आप कह रहे हैं जंगलात थे? पहले बोर के दरख्त जो थे पहले कदीमी थे। अच्छा। उसके बाद कुछ नवाब साहब ने भी लगवाए इलाके को खूबसूरत करने के। या ये कि छाँव आए, गर्मी का इलाका है। आम के बड़े दरख्त थे। अच्छा। आजकल नजर नहीं आते। जावन का तो एक आध पौधा मुझे नजर आया है। हाँ। अच्छा। इसी वजह से उसको कहते हैं, क्योंकि ये इलाका दीन कोट से थोड़े फासले पर 2-2.5 किलोमीटर पे है, फासले पर है। अच्छा, ये इनका राब्ता रहता था शहर का और कालाबाग वाला का, दीन कोट का ना, वो ऐसे कहते हैं डिंगोट है। हमारी ज़बान में दीन कोट की बजाय डिंगोट का लफाज इस्तेमाल करने लगे। इसका पुराना नाम डिंगोट था ना? नाल वाले शाह मलिक का शहर का जो दीन कोट है, जिसका बाबर जिक्र करता है। अच्छा। उसको कालाबाग वाले लोग डिंगोट कहते हैं। डिंगोट कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं डिंगोट। डिंगोट कहते हैं। तो बाबर तुझ के बाबरी में दीन कोट लिखता है। अच्छा। हिंदुओं की किताब में देख लें तो उसमें लिखा है धन कोट। 3 नाम इसके हैं। अच्छा। ये बहुत बड़ा किला था। ये जो शहर था ना, आधा पानी में था और आधा खुश्की पे था। अच्छा। पहाड़ के साथ मुड़े। जब 956 हिजरी में जब सैलाब आया ना, वो जो लकड़ी का शायर था ना दीन को, वो बह गया पानी में। अच्छा, वो लकड़ी का बना हुआ शहर था? लकड़ी का था ना, आधा लकड़ी का था। अच्छा। आधा खुश्की पे वाक़या था। अच्छा, जो लकड़ी वाला था वो दरिया के अंदर था वो। हाँ, वो बह गया। अकबर बादशाह इस इलाके में आया ना, तो देखा उसने कि एक छप्पर है और 2 आदमी खड़े हैं। एक काना निकालता है, दूसरे ही निकालता है। जिसका बड़ा जीता है
उसके नाल बीरबल था कि कोई वजीर था, हाँ उसने कहा कि ये जुआ खेल रहे हैं। अच्छा अकबर ने कहा जुआ ना जुआ। हाँ अकबर ने कहा मुझे दिखाओ। हाँ उसे ले गए साथ। अकबर ने देखा क्या कर रहे हो कि जुआ खेल रहे हैं। कैसे? उसने कहा छप्पर है, एक काना निकालना है ना, वो छोटा निकला, दूसरा कान ने खींचा तो बड़ा निकला। अच्छा बड़े वाला जीत गया। अच्छा ये जुए की पैदावार यहीं से हुई है। जुए की पैदावार कालाबाग से हुई है। कालाबाग गुंडी समात हाँ। इन इलाके से है, इसी वजह से मशहूर है ये इलाके। और अब भी जुआ खेला जाता है वहाँ पर? अब तो इतना नहीं है कि पुलिस ज़रा ज़्यादा है ना, अब कहीं कुछ छुप के बैठ जाए तो बैठ अच्छा जाए। चले, ये धनकोट था या डंगोट था या जो कुछ भी था, आवान कहाँ से आ गए यहाँ पर? अवान जी पहले आए, मैं आपको बताऊं कि अवानों ने कब कब्जा किया इस पर, कालाबाग पर? कालाबाग पर अमानों ने जब न्याजी और वो अमान आए ना जी, हाँ। अमानों ने तकसीम कर लिए इलाके। अच्छा इधर माड़ी कालाबाग से नीचे, माड़ी से नीचे इधर जितने हैं न्याजी बस जाएं, और इस पहाड़ कालाबाग के पहाड़ से ऊपर से जितने चले जाएं, ऊपर से पहाड़ की परली तरफ जिस तरह जाए वहाँ न्याजी आबाद होगी। ये न्याजियों की मलकियत बन गई, ये मियाँ वाली जो सारा इलाका और वो इलाका, मतलब दोनों ने एक दूसरे के साथ मशवरा के साथ जो है जी। वो इलाके तकसीम कर लिए। जी। अच्छा अब एक मसला और है, अगर आप उसके बारे में जानते हैं तो मुझे बताइए। हाँ वादी सून वाले जो न्याजी हैं जी, वो ये कहते हैं कि हम मौला अब्बास अलमदार की औलाद में से हैं, ठीक है। यहाँ वाले जो अवान हैं वो कहते हैं हम मोहम्मद बिन हनफिया की औलाद में से हैं। तो ये असली अवान कौन से हैं? इस बारे में भी उनका अपना अपना मौक़िफ़ है। अच्छा। हम उनके इस बात में दखल अंदाजी नहीं कर सकते। नहीं, आपका मौक़िफ़ क्या है? मेरे मौक़िफ़ तो वादा है, मियाँ वाली कर रहा, आज की तारीख में मैंने वादा कर दिया है। क्या लिख दिया है कि ये अवान इधर हैं, वो हैं, अवाम की शाखें हैं, अवान कबीले की शाखें हैं, न्याजी कबीले की शाखें हैं। जहाँ देरा लगाते हैं वहाँ उसके इलाके का नाम लेके। आपकी नज़र में दोनों असली हैं, वादी सून वाले भी असल हैं और ये भी? दोनों असली हैं, सारे अच्छा। असली हैं, सब असली हैं। और ये मसला ही सिर्फ पुरानी तारीखें हल कर सकती हैं। अच्छा नई में कोई नहीं, न तो जो आता है तो उसे कहानी बना के, नावल बना के लगा देते हैं किताब में। ठीक है। हाँ, कालाबाग की जो सबसे ख़ास बात है वो कालाबाग का पुल है, जो 1.25 किलोमीटर यानी तकरीबन 1.25 किलोमीटर के करीब तवील है। पुल बनाया तो गया था उस छोटी रेल के लिए जो किसी ज़माने में माड़ी इंडस से लकी मरबत और बनू तक चला करती थी, लेकिन बाद में मतलब टांक तक चला करती थी, लेकिन बाद में जब वो बंद हो गई 1992 या 1995 में, तो उसके बाद से वो पुल ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन उसकी पटरी के निशान अब भी पुल के ऐन दरम्यान में मौजूद है, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ज़माने में सखर और रोड़ी के दरम्यान लैंसडाउन ब्रिज पहले रेलवे ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन जब उस पर रेलवे ट्रैफिक बंद हो गई और उसे सिर्फ सड़क के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा, तो अरसा दराज तक रेल की पटरियाँ उस पर बिछी रहीं और बाद में फिर किसी एक मौके पर उन्हें उखाड़ दिया गया और अब वहाँ प्लेन सड़क बन चुकी है। यही सूरत हाल कालाबाग पुल की भी है, जहाँ वो 2 फुट 6 इंच की पटरी अब भी सड़क के बीचों बीच चलती है और ये याद दिलाती है कि कभी यहाँ ट्रेन चला करती थी। अंग्रेज़ों ने जब ये पुल बनाया था तो उस वक्त ये पुल सिर्फ ट्रेन के लिए था, यानी पैदल चलने वालों के लिए कोई जगह मखसूस नहीं की गई थी। लेकिन अब ट्रेन तो नहीं रह गई, अब ट्रैफिक भी चलती है और लोग पैदल भी जो है वो अबूर करते हैं, 1.25 किलोमीटर का फासला तय करते हैं। ये पुल ऐन उस मुकाम पर बना हुआ है जहाँ दरियाए सिंध पहाड़ों में से निकलकर मैदानों का रुख करता है। कालाबाग पुल उस वक्त तामीर किया गया जब अंग्रेज़ ने सूबा सरहद के अजला टांक और बन्नू को रेलवे लाइन से मिलाने का मंसूबा बनाया। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे के एक अफसर थे W.D. क्रुकशेनक। उन्होंने 1929 की एक रिपोर्ट में लिखा कि पुल के लिए सर्वे 1888 में शुरू किया गया था, जबकि 1919 से 1924 तक तमाम इंतज़ामात मुकम्मल किए गए। 1927 में मंसूबे की मंजूरी दी गई और काम शुरू हुआ। अच्छा, ये पुल सिर्फ रेलवे के लिए था, मतलब ये कि इस पर से 2 फुट 6 इंच चौड़ी ट्रेन गुजरनी थी, पैदल चलने के लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया था। वैसे तो पुल को 1931 में रेल ट्रैफिक के लिए खोला गया, लेकिन इससे 2 साल पहले
1929 में एक सैलाब आया जिसने काला बाग को पूरी तरह मुतासिर किया, लिहाजा पुल का डिज़ाइन भी तब्दील कर दिया गया और मारी इंडस की तरफ खुश्की का हिस्सा बढ़ा दिया गया। इसलिए पुल का कुछ हिस्सा जो है वो ऊपर से आर्चेस बनी हुई हैं और कुछ हिस्सा इसका मुरब्बा शक्ल का है। यानी अगर मारी इंडस की तरफ से आएँ तो शुरू के जो हिस्से हैं वो मुरब्बा शक्ल के मुस्ततील शक्ल के बॉक्सेस बने हुए हैं और फिर आगे आर्चेस बनी हुई हैं। तो ये उसी सैलाब का नतीजा था। अच्छा, पुल ठीक उसी जगह बनाया गया जहाँ से दरिया सिंध पहाड़ों से निकलकर मैदानी इलाके में दाखिल होता है। माड़ी और कालाबाग का ये पुल कभी पंजाब और केपी यानी उस वक्त तो सूबा सरहद हुआ करता था, इसकी सरहद होती थी, लेकिन बन्नू की तहसील ईसा खेल को जब मियाँ वाली के साथ मिलाया गया और कालाबाग भी पंजाब का हिस्सा बन गया तो ये जो पुल है ये भी पंजाब में शामिल हो गया। कहते हैं कि इसमें जब पटरी बिछी हुई थी तो उसके नीचे देवदार की लकड़ी के फट्टे लगे हुए थे जो देखभाल ना होने की वजह से खस्ता हाल हो गए और कई जगहों से टूट गए थे। अच्छा, हम पाकिस्तानी चूँकि इस बात के आदी हैं कि पुलों को अबूर करने की कोशिश करते हैं ये सोचे समझे बगैर कि ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही, तो कहा यह जाता है कि इस पुल को भी जो है वो बहुत सारे लोग पैदल अबूर किया करते थे, बावजूद इसके कि इस पर पाबंदी लगी हुई थी कि पुल को कोई पैदल अबूर नहीं करेगा या पुल पर पैदल चलने के लिए जगह कोई नहीं। तो चूँकि फट्टे टूट गए तो उसकी वजह से बहुत सी इंसानी जानें ज़ाया हुई, बहुत से लोग जो है वो पुल पर से दरिया सिंध में गिर गए और उनकी लाशें भी नहीं मिल सकी। बिलाखिर 2006 में इस पुल को मतलब ख़तरनाक करार दे दिया गया और ये सिफारिश की गई कि इस पुल को बंद कर दिया जाए। तो बंद तो नहीं किया गया, लेकिन उसकी जगह फिर सड़क बना दी गई और अब सड़क तो बनी हुई है लेकिन उसके दरमियान में पटरी के निशान अब भी मौजूद हैं। अगर हुकूमत चाहे तो इस पुल की असर नो मरम्मत भी हो सकती है और इसे बाकायदा ट्रैफिक के लिए भी अभी तो इस्तेमाल हो रहा है, इसे बाकायदा ट्रैफिक ब्रिज भी डिक्लेयर किया जा सकता है। कालाबाग ब्रिज के एन दरमियान से दरिया सिंध का नज़ारा थोड़े थोड़े फासले पर ये कुछ जहाँ नीचे ब्रिज के वो बने हुए हैं पिलर्स, उनके ऊपर खड़े होने की जगह बनाई हुई। ये सामने कालाबाग शहर है और ये दरिया सिंध का नज़ारा, ये सामने सलागर पहाड़ जो किसी पहरेदार की तरह कालाबाग के ऊपर खड़ा है और ये वो पहाड़ी सिलसिला है जिसे चीर कर, इसके पीछे काला जिटा पहाड़ी सिलसिला है, इसे चीर कर गाड़ी 7 सुरंगों में से गुज़र कर माड़ी इंडस पहुंचती है। ये माड़ी इंडस है और ये वो पुल है जो 1.25 किलोमीटर लंबा यानी 1.25 किलोमीटर के करीब जो है वो इसकी तवालत है। ये पटरी बिछी हुई अब भी नज़र आ रही है इस पर, ये पटरी के निशानात हैं। पटरी नहीं उखाड़ी गई जिसकी वजह से किसी भी मोटरसाइकिल के स्लिप होने का ख़तरा बहरहाल मौजूद है हर वक्त। तो यहाँ से जिना बैराज भी चंद किलोमीटर के फासले पर है। मेरी नंगी आंख तो देख सकती है लेकिन शायद आपको दिखाई ना दे जिना बैराज। कालाबाग ब्रिज के हर स्पैन पर बाकायदा जो है वो इनकी मेजरमेंट भी लिखी हुई है। ये सामने लिखा हुआ है कि अगला स्पैन जो है वो कितना तवील है, उसकी विड्थ है, लेंथ है। और दूसरी जानिब जब ये बनकर आया था इंग्लिस्तान से तो ये जो इंजीनियरिंग कंपनी है उसका नाम लिखा हुआ है P&W विल्किलम पता नहीं क्या लिमिटेड ISR। ये हर जो है वो स्पैन के ऊपर ये लिखा हुआ है और ये वही जगह है, नीचे पिलर है और ऊपर उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है जिससे दरिया का नज़ारा किया जा सकता है। ये सामने कालाबाग का कस्बा जो यहाँ से बहुत खूबसूरत नज़र आता है लेकिन अंदर से बाहर इतना खूबसूरत नहीं है जितना यहाँ से दिखाई देता है। बहुत सी इमारतें ऐसी हैं कालाबाग की जिनकी बुनियादें दरिया सिंध से उठाई गई हैं, बहुत मजबूत किस्म के पत्थर लगाए गए हैं जिसकी वजह से पानी इन्हें नुकसान नहीं पहुँचा पाता। अंग्रेज़ों ने जब सिंध और पंजाब पर अपना कब्ज़ा मुकम्मल कर लिया तो उन्होंने दरिया सिंध को
जहाज़ रानी के लिए मुंतखब किया, तिजारती जहाज़ रानी, ताकि बहरे अरब से सामान बालाई इलाक़ों तक भेजा जा सके। अच्छा, बरतानिया चूँकि ख़ुद एक जजीरा था और तो उन्हें इस चीज़ का अच्छा खासा तजर्बा था कि जहाज़ रानी कैसे की जाती है। दरिया सिंध उस ज़माने में गहरा हुआ करता था, ना कोई डैम था, ना कोई पुल था, ना कोई जो है ना वो बैराज बना हुआ था। लिहाजा वो उन्होंने 1859 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम रखा इंडस फ्लोटीला कंपनी। ये इंडस फ्लोटीला कंपनी इस तरह के बड़े बड़े जहाज़ जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, इस तरह के बड़े बड़े जहाज़ और स्टीमर्स बहरे अरब से मखड़ तक चलाया करती थी। इंडस फ्लोटीला कंपनी के जो मर्ज़ी दफातर थे वो झिरक में थे। झिरक इस वक्त किंजर झील के किनारे सिंध का एक बहुत बड़ा कस्बा है और बाज़ रवायात के मुताबिक कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी झिरक में पैदा हुए थे। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में हर चीज़ पर तहक़ीक़ की इजाज़त है, लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पर आपको रिसर्च पेपर लिखने के लिए बाकायदा इजाज़त लेनी पड़ती है। बहरहाल खैर ये मौजू से हट गए हम। मैं बात कर रहा था इंडस फ्लोटीला कंपनी की। तो झिरक से उनके जहाज़ चला करते थे। उस ज़माने में झिरक, अब तो खैर वो समंदर से खासा हट गया है, लेकिन उस ज़माने में झिरक समंदर के ऐन किनारे हुआ करता था। कोटरी में उनकी वर्कशॉप थी और ये वही जगह है जहाँ से इस वक्त जो है वो कोटरी ब्रिज बना हुआ है, यानी रेलवे लाइन गुजरती है। उसके बाद फिर अगला इनका जो स्टाफ था या जो मरकज़ी दफ्तर था वो सक्खर में हुआ करता था। तो सक्खर से आमतौर पर मतलब झिरक से जो है वो स्टीमर सामान बरदार और मुसाफिर बरदार स्टीमर जो है वो झिरक से चलकर कोटरी, कोटरी से सक्खर, सक्खर से जो है वो अटक और मखड़ तक आया करते थे। यहाँ पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा पहले एक अथॉरिटी बनाई गई, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी। मकसद उसका ये था कि यहाँ से कालाबाग से मखड़ तक एक तजारती रूट यानी दरिया सिंध का तजारती रूट तरतीब दिया जाए, जिस पर जो है वो सामान और मुसाफिरों की नकल व हमल की जाए। क्योंकि कश्तियाँ तो वो हैं जो अब भी चलती हैं, प्राइवेट कश्तियाँ हैं वो भी चलती हैं और वो मुसाफिरों को एक किनारे से दूसरे किनारे तक भी ले जाती हैं और मतलब दूर दूर तक का सफ़र भी करती हैं। ये जिस जहाज़ पर मैं खड़ा हूँ इसका नाम है हाथी। वो कहीं उधर लिखा हुआ है दूसरी तरफ, वो उसका नाम भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन इस जहाज़ का नाम हाथी था और इसे माल बरदार स्टीमर के तौर पर जो है वो बाकायदा इम्पोर्ट किया गया और कुछ अर्सा इसे चलाया भी गया। लेकिन दरिया सिंध चूँकि हर जगह उतना गहरा नहीं रह गया जितना गहरा पहले हुआ करता था। जब डैमों में मिट्टी भर गई है तो दरिया में भी मिट्टी भर गई। इंडस फ्लोटीला कंपनी 1878 तक चलती रही और फिर जब कराची को पेशावर से रेलवे लाइन के ज़रिए मिला दिया गया तो इंडस फ्लोटीला कंपनी ठप हो गई। लेकिन फिर भी उसकी उम्र तकरीबन 20 साल के लगभग थी। लेकिन इस जहाज़ की उम्र 20 महीने भी नहीं बनती। ये चंद महीने या कोई 1-2 चक्कर इसने लगाए हैं, लेकिन चूँकि सर्दियों में पानी कम हो जाता है दरिया में तो इतना बड़ा जहाज़ दरिया सिंध में चलाना मुमकिन नहीं था। लिहाजा इसे कालाबाग के मकाम पर डंप कर दिया गया है। अब ये बिल्कुल बेकार खड़ा है। जहाज़ बड़ा है, यानी इसमें जो है वो ये सामान लादने की अच्छी खासी जगह है, सामान लाद कर ले जाया जा सकता है। मुसाफिर भी जाते होंगे यकीनन। ये मैं उसके अर्शे पर खड़ा हूँ तो यहाँ मुसाफिर बैठते होंगे और ये जो है वो सामान लादने की जगह थी। लेकिन अब ये जहाज़ जो है वो ख़त्म हो गया हुआ है। अब इस वक्त तो ये मौजूद है जहाज़, लेकिन बहुत जल्दी स्क्रैप के भाव ये बिक जाएगा। जो इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी थी उसका दफ्तर मौजूद है। मैं उसके दफ्तर के बिल्कुल सामने खड़ा हूँ। ये सामने उसका लोगो भी नज़र आ रहा होगा, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कंपनी, सॉरी तो मैं गलत नाम ले गया। तो ये वो दिन दूर नहीं, ये उसकी जेटी बनाई गई थी। यहाँ से वो जहाज़ ये जो है वो रवाना हुआ करता था। अब इसको जेटी पर ही खड़ा कर दिया गया है। कब तक के लिए पता नहीं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि दरिया सिंध में पानी कभी इतना ज़्यादा होगा कि ये जहाज़
दोबारा कभी चल सके। हम तजर्बे करते हैं पाकिस्तानी कौम, लेकिन जब वो तजर्बे नाकाम हो जाते हैं तो फिर अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए किसी ऐसी जगह वो चीज़ें डंप कर देते हैं जहां आम आदमी की नज़र न पड़े। दाएँ बाएँ इसकी इरिगेशन की कश्तियाँ खड़ी हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की, और इसे छुपाकर एक कोने में अलग कर दिया गया है ताकि आम लोगों की नज़र ना पड़े इस पर कि यहाँ क्या रखा हुआ है। ये सामने से स्टीमर का नाम लिखा हुआ है हाथी। जैसे मुग़ल दौर में जब हाथी नाकारा हो जाया करते थे तो उन्हें या तो किसी जगह डाल दिया करते थे, जंगलों में फेंक दिया करते थे। इसी तरह इस हाथी बेचारे को भी नाकारा होने पर किनारे लगा दिया गया है, और अभी दूर दूर तक कोई उम्मीद नहीं कि ये दोबारा चल सके, क्योंकि ना दरियाए सिंध में इतना पानी होना है। गर्मियों में शायद इतना पानी होता होगा, ज़ाहिर सैलाब के दिन है तो गर्मियों में शायद ये चल जाए, लेकिन सर्दियों में इस हाथी के यहाँ से हिलने की उम्मीद ज़रा कम है। और ये जनाब हमारा विरसा हाथी के साथ ही जो उन्होंने जेटी बनाई हुई है हाथी के साथ, समझ गए होंगे। मैं अगर कचरा ना भी कहूँ तो आपको बिन कहे पता चल जाएगा कि ये हमारा विरसा है जो हमें हर जगह नज़र आता है। कौमी और आलमी सतह पर इस शहर के दो तारुफ हैं। एक नवाब ऑफ कालाबाग जो मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे, जबकि दूसरा बदनसीब कालाबाग डैम जो आज तक तामीर ना हो सका। ये मेरे पीछे जो इमारत आपको नज़र आ रही है ये किसी ज़माने में कालाबाग का रेलवे स्टेशन हुआ करता था। वही छोटी रेल जिसे माड़ी इंडस रेलवे या ट्रांस इंडस रेलवे कहा जाता था, उसकी छोटी गाड़ी माड़ी इंडस से चलकर सबसे पहला स्टॉप कालाबाग रेलवे स्टेशन पर किया करती थी। अब ये स्टेशन ख़त्म हो गया। ये पटरी आपको नज़र आ रही होगी, ये पटरी और प्लेटफॉर्म, ये दो चीज़ें रह गई हैं। बाकी सारा कुछ जो है वो वक्त के साथ साथ मिट गया। ये स्टेशन की बिल्डिंग है जिस पर जो है वो कालाबाग लिखा हुआ मध्यम सा अब भी नज़र आता है। स्टेशन वीरान हो गए, ये कभी उसकी मरकज़ी इमारत होगी, लेकिन अब ये खाली कमरा है। कोई उम्मीद नहीं इस बात की कि दोबारा कभी ये आबाद हो पाएगा, क्योंकि ये भी हमारी बदकिस्मती है। मतलब अब तो बाज़ औक़ात मुझे ख़ुद पर भी तरस आता है, गुस्सा भी आता है, अफसोस भी होता है कि मैं हर ब्लॉग में बदकिस्मती, बेहिसी और अपने जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी जो मतलब दूरी है अपने विरसे से, मैं उसका रोना रोता हूँ। आप भी सोचते होंगे कि हर ब्लॉग में इसकी एक ही कहानी होती है और एक ही जो है वो अंदाज़ होता है कि हर ब्लॉग में ये एक ही बात करता है, लेकिन ये एक बात नहीं है। ये हर बात का मतलब अलग है, हर जगह का मतलब अलग है। मैं थक गया हूँ इन पत्थरों पर बैठ बैठ कर कहानियाँ सुनाते हुए कि ये कल क्या थे। अब यहाँ कुछ भी नहीं जो मैं आपको दिखा सकूँ। ये मैंने रेल की पटरी आपको दिखा दी, ये रेलवे स्टेशन दिखा दिया। ये सामने कहते हैं जी कि जब कभी यहाँ ट्रेन रुका करती थी आकर, और उसका चूँकि स्टीम इंजन हुआ करता था, तो जब उसका स्टीम इंजन का धुआं इन पहाड़ों से छन कर आया करता था, या पहाड़ों का साया जब उस धुएं से छन कर आता था, तो एक बड़ा पुरलुत्फ़ नज़ारा हुआ करता था। लोग बड़ी हैरत से उसे देखा करते थे। तो ये सलागर पहाड़ तो रह गया। ये सामने जो नज़र आ रहा है ये सलागर पहाड़ है जो कालाबाग शहर के ऐन ऊपर खड़ा है, और इसके नीचे कालाबाग शहर आबाद है। लेकिन वो ट्रेन नहीं रह गई, वो धुआं उड़ाता इंजन नहीं रह गया, वो सीटियाँ बजाता हुआ स्टीम इंजन कहीं गायब हो गया, ख़त्म हो गया, तारीख़ का माजी का हिस्सा बन गया, हमारी ज़िंदगियों में से वो निकल गया। स्टीम इंजन वैसे भी पाकिस्तान के पास अब बिल्कुल नहीं रह गए। मतलब जो कभी कभी सफारी में दिखावे के तौर पर लगा दिया जाता है, वो असल में डीजल इंजन ही होता है, हॉल करता है उसे। सफारी स्टीम इंजन सिर्फ दिखावे के लिए लगाया जाता है। अगर हम चाहते तो इन इंजनों को रेलवे स्टेशनों के बाहर नुमाइश के लिए लगाने से बेहतर था कि उन पर कुछ पैसे खर्च करते
और उसे ऑयल पर ले आते, जैसा कि जो है वो माड़ी इंडस के आखिरी दिनों में उसे कोयले से जो है वो क्रूड ऑयल पर शिफ्ट कर दिया गया था। तो मुमकिन है कि आज हमें भी वो रिवायतें ट्रेन के साथ जो अवस्था थी वो देखने को मिल जाती। हैरत की बात यह है कि वो मगरबी दुनिया, वो अमेरिका जिसके हम तकलीद में जो है वो हर काम करते हैं, वो इन स्टीम इंजनों को नए सिरे से बना रहे हैं, काबिल इस्तेमाल बना रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारी ट्रेनें वो स्टीम इंजन पर शिफ्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो रिवायती इंजन है जो ट्रेन के साथ भला लगता। शायद इसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने जब ट्रेन मुतारफ़ कराई तो कलकत्ता में जिन 3 इंजनों ने उस ट्रेन को खींचा था वो तीनों के तीनों स्टीम इंजन थे। तो मुमकिन है कि ये वजह हो, लेकिन पाकिस्तान बाकी तमाम मामलात में तो तकलीद करता है, लेकिन इस मामले में कौमी विरसे की हिफाजत के मामले में, कौमी विरसे की तरवीज के मामले में, अपनी तारीख़ की हिफाजत के मामले में, या रेलवे को उसके पैरों पर खड़ा करने के मामले में हम सबसे पीछे हैं। ये स्टेशन इसमें दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था जहाँ मैं आपको ले आया, सिर्फ बताना ये था कि वो काला बाग जो कभी बढ़ के दरख्त के पत्तों की वजह से काला नज़र आता था, यहाँ आकर इस स्टेशन पर आकर, इसकी वीरान इमारत में आकर या इसकी वीरान इमारत के बाहर खड़े होकर वाकई लगता है कि अगर ये काला बाग है तो दुरुस्त ही है कि ये काला बाग है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।